हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब इंस्पेक्टर में ज्योग्राफी से पूछे गए सवाल। देखिए, ज्योग्राफी सेक्शन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और यहां पर जब आप सब इंस्पेक्टर का पेपर देखेंगे तो तकरीबन 24 सवाल यहां से पूछे गए हैं। तो उन्हीं सभी सवालों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक वीकली शेड्यूल है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो आप देखिएगा कि अभी ये क्लास मेरी चल रही है यहाँ पर, ठीक है। सो जो JOIT SI के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसके अलावा आप देखिएगा हमारे पास थर्सडे को सुबह 10:15 पे आपको सेशन मिलेगा हिस्ट्री का MCQ सेशन। उसके अलावा एक करंट अफेयर का सेशन हम एक इशू जो है वो डिस्कस करेंगे कल 2:15 पे। उसके अलावा योगेश सर के करंट अफेयर्स का सेशन। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा वीकली शेड्यूल है जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो पिछले लास्ट सब इंस्पेक्टर के एग्जाम जो 2018 में हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, जैन टेंपल ऑफ माउंट आबू इज मेड अप ऑफ। जैन टेंपल माउंट आबू किस चीज से बना है? मार्बल से। करेक्ट आंसर है मार्बल, और टू बी वेरी प्रिसाइज व्हाइट मार्बल। देखिए, जैन रिलीजन की जब भी हम बात करते हैं तो जैन रिलीजन में हमारे पास तीर्थंकर्स होते हैं जो जिनको ग्रेट टीचर्स कहा जाता है। तो ये जो हमारे पास ऋषभ नाथ जी हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास दिलवारा का जैन टेंपल है वो इनको डेडिकेटेड है। जिसको बनाया किसने था? विमल शाह ने। ये टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जैन रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साइट कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास द क्वीन ऑफ हिमालयाज। तो करेक्ट आंसर है मेरे पास कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा हमारे पास याद रखिएगा वर्ल्ड की तीसरी हाईएस्ट माउंटेन पीक भी है, ठीक है। और हमारे पास ये हिमालयन रेंज में लाई करती है और उसे क्वीन ऑफ हिमालयाज कहा जाता है, ठीक है। दार्जिलिंग को भी क्वीन ऑफ हिमालयाज कई जगह मेंशन किया जाता है, लेकिन आप याद रखेंगे यहां पर मेरा आंसर जो है वो कंचनजंगा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास बुरहानपुर गैप इज सिचुएटेड इन। अब स्टूडेंट, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन मैं से कहूंगा, क्योंकि जिसने रेंजेस को भी पढ़ा है तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। मैं मान सकता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। और यहां पर आंसर है सतपुरा रेंज। देखिए क्या है कि हमारे पास मध्य प्रदेश में बहुत सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। भारत का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया भी आपको MP में ही देखने को मिलेगा। ट्राइबल पॉपुलेशन भी MP में ही देखने को मिलेगी काफी बड़े लेवल पर। तो यहां पर रिवर ताप्ती बहती है, ठीक है, और हमारे पास सतपुरा रेंज की प्रेजेंस भी है, और दोनों के बीच में गैप है, ठीक है। और इस गैप को बुरहानपुर गैप कहा जाता है। तो यहां पर आप याद रखेंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। बुरहानपुर गैप यहां पर आपको मिलेगा सतपुरा रेंज के पास, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई गेस क्लैरिटी होगी इस क्वेश्चन को लेकर। हाँ, लेकिन सभी क्वेश्चंस का डिफिकल्ट है नहीं, काफी क्वेश्चन सिंपल भी हैं, लेकिन यार 2-4 क्वेश्चन तो जो मुश्किल है वो पूछे ही पूछे जाएंगे, ये तो कंफर्म सी बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो करेक्ट आंसर मेरे पास गोदावरी, जिसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या वृद्ध गंगा भी कई जगह लिख दिया जाता है, ठीक है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। हाँ जी, क्लियर? तो यहां पर आप देखिएगा गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 1465 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम भी मैंने आपके लिए मेंशन कर दिए हैं, पूर्णा, वर्धा, ठीक है, प्रणीता, मांजरा। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो अहम हमारे पास ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया, क्वेश्चन में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पेनिनसुलर इंडिया की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following states leads the production of salt in India? salt tree की बात हो रही है। अब देखो बच्चों, salt tree की बात करें तो यहां पर अगर आप देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया कवर आपको MP में देखने को मिलेगा। तो MP में जब फॉरेस्ट कवर बड़ा है तो यहां पर इसका मतलब पॉसिबिलिटी बनेगी काफी सारे ट्रीज के ज्यादा होने की। हर ट्री तो नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन काफी सारे ट्रीज के होने की पॉसिबिलिटी बनेगी, काफी सारी स्पीसीज होंगी ट्रीज की यहां पर। तो साल्ट ट्री भी उन्हीं में से एक है, ठीक है। आपको बता दूं कि सेंट्रल जो स्टेट्स है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वो अपनी सॉल्ट ट्री फॉरेस्ट्री के लिए फेमस है। हाँ जी, क्लियर? तो सॉल्ट ट्री फॉरेस्ट्री के लिए फेमस आपको देखने मिलेगी स्टेट छत्तीसगढ़ और MP। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया। तो कोल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोयला सबसे ज्यादा कहां मिलेगा। तो करेक्ट आंसर दामोदर बेसिन। अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, कोयले की जब भी मैं बात करता हूं 2-4 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इंडिया में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है आज भी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी वो कोयले के थ्रू ही बन रही है, कोयला बन करके, ठीक है। और अभी कोयले की शॉर्टेज चल रही है और जिसके चलते आपको इलेक्ट्रिसिटी के कट देखने को मिल रहे हैं,
ठीक है, कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये शॉर्टेज क्यों चल रही है, कई सारी चीजों को हम कल डिस्कस करेंगे। तो कोयला जो है वो अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का मेन सोर्स इंडिया में है और 4 तरह का कोयला हमारे पास मिलता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, ये 4 तरह का कोयला जो है इंडिया में, मतलब सॉरी, ये 4 तरह कोयला जो है वो कैटेगराइज करके मिलता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी एंथ्रासाइट होता है और सबसे लो क्वालिटी जो है वो पीट होता है। ठीक है, इंडिया में एंथ्रासाइट जो है वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। ठीक है, ये भी याद रखना, इंडिया में एंथ्रासाइट केवल मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहां पर करेक्ट आंसर दामोदर बेसिन। ठीक है, दामोदर बेसिन इज नोन फॉर इट्स कोल डिपॉजिट अकाउंटिंग फॉर 46% ऑफ द कंट्रीज कोल रिजर्व। ठीक है, और इसको कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ इंडियन कोल। सो दामोदर बेसिन ऑल्सो नोन एज स्टोर हाउस ऑफ इंडियन कोल, ये भी आप याद रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास, चलिए आगे चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेट इज लीस्ट इरिगेटेड स्टेट इन इंडिया, सिंचाई जहां पर नहीं होती प्रॉपर। अब देखो, पंजाब हरियाणा तो यहां से वैसे ही एलिमिनेट हो गए बच्चों। क्यों एलिमिनेट हो गए भाई? लीडिंग एग्रीकल्चर स्टेट्स हैं और एग्रीकल्चर बिना सिंचाई के तो हो ही नहीं सकता। यूपी की बात करो, अब यूपी बहुत बड़ा है, क्या हर इलाके में इरिगेशन है? नहीं, लेकिन यहां पर लिखा है कि लीस्ट इरिगेटेड, तो यूपी भी यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा एलिमिनेट करके देखो तो करेक्ट आंसर मिजोरम। जो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वो प्रॉपरली इरिगेटेड नहीं है और उसमें मिजोरम बहुत आगे आता है। ठीक है, लीस्ट इरिगेटेड कंसीडर किया जाता है मिजोरम को। ठीक है, और इसीलिए हमारे पास मिजोरम के ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर ना करते हुए दूसरी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। तो एग्रीकल्चर यहां पर नहीं हो पाता प्रॉपरली, इरिगेशन बहुत कम है। तो ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। हमने उन्हीं ऑप्शंस को लिया है जो पेपर में एज इट इज दिए गए थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास, लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हीट को लेकर। अब बहुत से बच्चों को लगेगा कि शायद पंजाब हो सकता है, ठीक है, या हरियाणा हो सकता है, लेकिन दोनों फिर से गलत। अब आप बच्चों साइज देखो, यूपी का जो साइज है वो कितना बड़ा है हरियाणा पंजाब से। ठीक है, ऑप्शन से एलिमिनेट करो। महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर उस लेवल पर नहीं है। यूपी जो है वो हमारे पास लीडिंग स्टेट है अगर मैं बात करूं व्हीट प्रोडक्शन की। ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑल दो गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कम होती है, लेकिन लीडिंग व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट भारत में जो है वो उत्तर प्रदेश है। सॉरी, यूपी इज द हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, अलोन कंट्रीब्यूट्स अराउंड 1/4, यानी कि 25% जो लगभग व्हीट प्रोडक्शन होती है भारत में, ठीक है, वो हमारे पास यूपी की तरफ से होती है। और ये अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में जो सबसे बड़े व्हीट प्रोड्यूसिंग व्हीट एक्सपोर्टर स्टेट्स कंसीडर किए जाते थे, कौन कौन से स्टेट्स, मतलब स्टेट्स या कह लीजिए कंट्री, रशिया और यूक्रेन, दोनों भी वॉर में हैं और सप्लाई जो है वो हॉल्ट पे है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनियन कार्बाइड एट। अब देखो, ये क्वेश्चन उस समय पूछा गया था, अभी ये क्वेश्चन पूछा जाना थोड़ा मुश्किल है। यूनियन कार्बाइड की बात करूं, ये वही कंपनी है स्टूडेंट्स जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। अगर आपको याद हो, हमारे पास भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस लीक हुई थी और बहुत से लोग जो है वो मारे गए थे भोपाल में। तो उसके लिए हमारे पास यही कंपनी रिस्पॉन्सिबल थी। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि इसने पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहां एस्टेब्लिश किया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि 2014-15 में इसने अपना एक प्लांट जो था वो ट्रॉम्बे में हुआ करता था, उसको क्लोज किया था। ठीक है, मैं आपको बता दूं, तो इसी वजह से क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। ठीक है, यूआईसीएल अनाउंसेस क्लोजर ऑफ प्रॉफिटेबल पेट्रोकेमिकल प्लांट इन ट्रॉम्बे। ठीक है, तो ये इसका सेकंड प्लांट था जो यहां पे क्लोज हुआ था। 2014 में क्लोजिंग की इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, आगे चलकर इसको क्लोज किया गया था और फिर यहीं से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। यानी कि करंट से रिलेट करके आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछा गया। नेक्स्ट हमारे पास नैल्को। नैल्को स्टैंड फॉर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, नैल्को का मतलब होता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। इसने अपना इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स कहां बनाया? तो यहां पर आपको बता दूं, ओडिशा। एक्चुअली यहां पर भी फिर से करंट से रिलेटेड एक और न्यूज थी। देखो, वैसे तो एल्यूमिनियम जो है हमारे पास, अगर हम बात करें नॉर्मली, हमारे पास कुछ पर्टिकुलर जगहों से मिलेगा, लेकिन यहां पर बात की जा रही है कि ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स ये ओडिशा में बनाया गया था, जिसके लिए 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की थी नैल्को ने। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी और जिसमें स्मेल्टर हमारे पास वो प्रोसेस में यूज होने वाला एक सिस्टम होता है जिससे हम एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है,
तो एक बहुत बड़ा कैपेटिव पावर प्लांट और बहुत कुछ लगाने की यहाँ पर योजना थी और उसी के चलते एक सवाल पूछा गया। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि करंट की रेलिवेंस भी बहुत ज़्यादा है। करंट को मुझे जो नेचुरल रिसोर्सेज उसके साथ लिंक करके देखना है कि किस तरह के सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल इन इंडिया एसोसिएटेड विद। अब देखो ब्लैक सॉइल, अब इसको क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि ब्लैक सॉइल कौन सी रॉक से बनती है या ब्लैक सॉइल की पेरेंट रॉक कौन सी है। क्वेश्चन ये पूछा गया है ब्लैक सॉइल की पेरेंट रॉक कौन सी है। तो करेक्ट आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसॉल्ट। देखिए बेसॉल्ट रॉक जो है वो लगातार टूटती है और उसी से हमारे पास ब्लैक सॉइल जो है वो निकलकर सामने आएगी। तो अब यहां पर देखिए ब्लैक सॉइल को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ब्लैक सॉइल को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, रशिया में जो ब्लैक सॉइल होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। रशिया के अंदर जो ब्लैक सॉइल होती है उसके लिए एक स्पेशल नाम है, आप वो नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। सो द ब्लैक सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम बेसाल्ट रॉक। जो इंडियन ब्लैक सॉइल है वो बेसाल्ट रॉक से हमारे पास, तो पेरेंट रॉक जो है वो हमारे पास रहेगी और इसमें मॉइस्चर रिटेंटिवनेस काफी ज्यादा होती है, मॉइस्चर को बनाए रखने की क्षमता अच्छी खासी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, अगर कहां से मिलेगा, सीवीड से, ठीक है, सीवीड से मिलेगा। अब बहुत से बच्चों के लिए ये नई चीज होगी, तो ये एक जिलेटिनियस सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो सीवीड से मिलता है। अब इसका यूज कहां होता है, बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होगा इसका यूज कहां है। आइसक्रीम्स में, जेलीज में, ठीक है, टेस्ट एनहांसर्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो जनरली हमारे पास फूड इंडस्ट्री में इसका अगर का यूज किया जाता है और ये मिलेगा कहां से, ये मिलेगा सीवीड से। हाँ जी क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो नेविगेबल रिवर, नेविगेबल रिवर का मतलब क्या होता है, जिसमें आप अपनी बोट के साथ मूव कर सके, ठीक है। लेकिन यहां क्वेश्चन पूछा गया है नोट अ नेविगेबल रिवर। अब देखो इसमें ब्रह्मपुत्र भी हो सकती है और चिनाब भी हो सकती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का जो हिस्सा असम से आगे है, मतलब असम के आगे वाला हिस्सा जो है, जो असम से जब तक ये रिवर हमारे पास बांग्लादेश में जाती है तब तक वो नेविगेबल है, मतलब मैक्सिमम चैनल इसका नेविगेबल है। स्टार्टिंग में जब ब्रह्मपुत्र चाइना में है वहां पे नेविगेबल नहीं है, इसी वजह से मेरा करेक्ट आंसर बनेगा चिनाब। तो चिनाब इज नॉट अ नेविगेबल रिवर इन इंडिया। द वाटर ऑफ चिनाब वर एलोकेटेड टू पाकिस्तान अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ जी क्लियर। तो यहां पर आप देखिएगा कि चंद्र और भागा दो स्ट्रीम्स होती हैं, दो हमारे पास धाराएं, चंद्र और भागा, ठीक है, ये टांडी में मिलती हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये जो रिवर है वो शुरू हो जाती है और ये हमारे पास एक नेविगेबल रिवर नहीं है, चिनाब रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। भारत जूट प्रोडक्शन में बहुत आगे है और हमारे पास इसी को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। जूट इज कंसीडर्ड गोल्डन फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स शाइनी ब्राउन कलर, ठीक है, 100% बायोडिग्रेडेबल, नेचर फ्रेंडली। आजकल जूट के बैग्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने की बात की जाती है क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर हम नहीं चाहते, हम अपने एनवायरनमेंट के ऊपर नहीं चाहते कि कोई एडवर्स इफेक्ट हो। तो जूट इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है और ये एक अच्छा साइन है और उसको गोल्डन फाइबर के रूप में इंडिया में जाना जाता है। ओके, हाईएस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन इंडिया, अनपढ़। अब ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। अब देखो इसमें एक ट्रिक है बच्चों, बिहार में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज इलिटरेट है, परसेंटेज वाइज, लेकिन बिहार की जो पॉपुलेशन है यूपी से काफी कम है। अब यहां पर परसेंटेज वाइज बात नहीं कही, यहां पर कहा गया हाईएस्ट नंबर, नंबर नॉट परसेंटेज। तो करेक्ट आंसर मेरे पास उत्तर प्रदेश होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है। आंसर समझने की कोशिश कीजिए, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। सो द रेट ऑफ उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन 67.7%। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन लगभग 20 करोड़ के आसपास और यहां से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास कितना बड़ा नंबर, ठीक है। नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, कि शहरों की तरफ माइग्रेशन क्यों होती है। अट्रैक्शन ऑफ द सिटी। हाँ जी, अट्रैक्शन। अब ऐसा तो है नहीं कि आप शहर में आपको खाना हमेशा मिलेगा, ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास बेरोजगारी खत्म ही हो जाएगी, बेरोजगारी भी होती है, लेकिन यहां पर आप याद रखिएगा अट्रैक्शन ऑफ द सिटी मेन एक कंपोनेंट है, ठीक है।
हाँ जी, क्लियर। अट्रैक्शन ऑफ सिटी इज अ पुल फैक्टर फॉर कॉजेज माइग्रेशन। ओके, फॉलोइंग रिलीजियस इज द लास्ट रिलीजन। अब यहां पर लास्ट रिलीजन पूछा जा रहा है जो सबसे लेटर स्टेज पे इंडिया में एग्जिस्टेंस में आया। तो यहां पर आप देखिएगा इसका करेक्ट आंसर है सिख धर्म। ठीक है, देखिए आप कंपैरेटिवली देखिए, हमारे पास हिंदू धर्म सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, फिर इस्लाम एंड फिर बुद्धिज्म। सो आपको पता होगा गौतम बुद्धा जो है उनके फॉलोवर्स को, उनके डिसाइपल्स को हमारे पास बुद्धिस्ट कहा जाता है। तो सिख रिलीजन जो है वो लेटर स्टेज पर हमारे पास एग्जिस्टेंस में आया। सिखिज्म इज द 4th लार्जेस्ट रिलीजन नाउ इन इंडिया। ठीक है, और भारत में जो सिख कम्युनिटी की पॉपुलेशन है दैट इज 1.7%। ठीक है, और हमारे पास ये जो है मेनली आपको पंजाब स्टेट में सिखिज्म का जो मेन डोमिनेंट पॉपुलेशन है वो देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम क्रिश्चियन पॉपुलेशन। सो फिर से आपने जब आंसर करना है आपने 2011 के सेंसस का यूज करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको केरल आंसर जो है वो सही रहेगा। केरल आंसर जो है, लार्जेस्ट क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो केरला में 6.14 मिलियन, दैट इज 18.4% ऑफ द स्टेट। हाँ जी, क्लियर। मेजोरिटी में अगर हम बात करें, अब देखो ये नंबर में है। ठीक है, मेजोरिटी में अगर हम बात करें तो नागालैंड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर कॉजेज। तो ऑल ऑफ दीज, हमारे पास एसिड रेन को भी देखो, एसिड रेन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं होती, लेकिन यहां पर क्या कहा है कि कॉजेज। तो कॉजेज में हमारे पास अगर हम देखें, कॉजेज में अगर हम देखें तो आपने याद रखना है कि भाई हमारे पास एसिड रेन नॉर्मली इसकी वजह से नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं एसिड रेन को आगे बढ़ाने, मतलब उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर देता है। और ग्लोबल वार्मिंग तो है ही है, हीट स्ट्रोक भी है ही है। ठीक है, सो यहां पर ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे पास। अब इसमें ट्रिकी ये है, देखो बच्चों इसमें बात ध्यान सुनना कि एसिड रेन CO2 की वजह से नहीं होती, मैं पहले ही बता दूं आपको। लेकिन अगर आप प्रॉपरली उसका मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे तो जो CO2 बढ़ती है तो एसिड रेन की फॉर्मेशन में थोड़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बेस्ट मेथड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। गार्बेज है तो उसका बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल क्या है, उसको खत्म करना। वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में क्या होता है, आप केंचुओं का यूज करके उसको खाद में तब्दील करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। आप क्या कर रहे हो, आप वेस्ट को एक ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो जिसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और जो नेचर फ्रेंडली भी है। तो हमारे पास वर्मी कंपोस्टिंग इज वन ऑफ द इफेक्टिव बायोलॉजिकल मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जहां पर अर्थवॉर्म जो है वो वेस्ट डिग्रेडेशन एग्जीक्यूट करते हैं। और अभी तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप वर्मी कल्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाएं। गवर्नमेंट आपको इसमें जरूर हेल्प करेगी अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट या प्लांट लगाना चाहता है। अब जेट स्ट्रीम्स को लेकर क्वेश्चन है। अब ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि जेट स्ट्रीम हमारे पास कैसे ब्लो करती है। तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है इन द अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, जेट स्ट्रीम जो होती हैं, और विंड ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द जेट स्ट्रीम, वेस्ट टू ईस्ट। या अब एक बात और याद रखिएगा, अर्थ जो है वो भी रोटेट किस तरह से करती है, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ भी रोटेट कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट हमारे पास ड्रिफ्ट प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, क्योंकि अगर सिर्फ प्लेन लिखा होता तो ये ठीक था, लेकिन अब ड्रिफ्ट प्लेन आ गया तो ऑप्शन में रिवर भी है, ग्लेशियर भी है, विंड भी है, वेव्स भी है, लेकिन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लेशियर। देखिए जो प्लेन जो डिपोजिशन से बनते हैं सेडिमेंट से, वो कोई भी लेकर आ सकता है, लेकिन जब ये ग्लेशियल डिपॉजिट से बनते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट प्लेन्स। तो करेक्ट आंसर ड्रिफ्ट प्लेन। तो आप देख सकते हैं ज्योग्राफी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटेंस हैं। नेक्स्ट, सुनामीज आर ओरिजिनेटेड। अब सुनामी क्या होती है, लहरों का एकदम से ऊपर उठना और किनारों को बर्बाद कर देना, किनारों पे जो लोग हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद कर देना। अब ये उठता क्यों है, ये सब होता क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट होती है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आएंगे और अल्टीमेटली सुनामीज भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सुनामीज आर द वेव्स ओरिजिनेट अकरेंस एट द फोर्सफुल वर्टिकल मोशन। ठीक है, जो राइज और फॉल करता है सडनली, सुनामीज आर मोस्ट कॉमनली ट्रिगर्ड बाय अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से ट्रिगर होते हैं, जो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से देखने को मिलता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, जो सबसे ज्यादा शांत है वही सबसे बड़ा और गहरा है। ठीक है,
जो शांत है वही सबसे बड़ा और गहरा है। तो दैट्स वाई प्रशांत महासागर ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओशन कंसिडर किया जाता है। तो आई गेस आपको यहाँ पर क्लैरिटी होगी कि ये अप्रॉक्सीमेटली 63 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास फैला हुआ है, ठीक है, स्क्वायर माइल सॉरी फैला हुआ है। और ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हुई होगी कि ज्योग्राफी के किस तरह के सवाल जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं, एग्जाम को लेकर और क्लैरिटी चाहते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।